27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फायदा, उसके बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान 42,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, और लाखों लोग बेघर हुए, वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इजराइल को वार्न भी किया है कि ये जंग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। और 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी है। जहां दुनिया ये सब रोकने पे तुली है, वहीं इजराइल किसी अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर की तरह अपने 5 में से 3 फ्रंट्स पर मुसलसल जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरे हुए छोटे से इजराइल में आखिर इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इजराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है? नाजरीन, इजराइल की असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों का कोई वजूद भी नहीं था। इस मसले की असल जड़ क्या है? फिलहाल कंडीशन ये है कि फलस्तीनियों को इजराइल ने धकेल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइडों पे इजराइल मौजूद है। सिर्फ जरूरत की अशिया यहाँ जाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब इजराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने कि गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सोच को ये बात हजम नहीं होती कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग यानी पॉपुलेशन का 8.5% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकता है? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह लें। जी हाँ, वही लेबनान जहाँ आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। पर ये काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहां से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी असरो रसूख है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980s में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहाँ एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर धकेला और तब से लेकर ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है, तब से लेकर ये इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है और हर आए दिन इनकी झड़पें होना एक मामूल बन चुका है। लेकिन पिछले साल गाजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फलस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया था। अब यहाँ पर इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि गाजा पर हमले करना तो आसान था, लेकिन अब इनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। अब लेबनान में डायरेक्टली अटैक करने के लिए इजराइल को कोई बड़ी वजह चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी उन्होंने पेजर अटैक्स प्लान किए।
17 اور 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा पेजर्स और रेडियो सेट्स एक साथ फट पड़े, जिसकी डिटेल वीडियो अलग से जेड टीवी पे मौजूद है। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया और साथ ही इजराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। जिस मौके की तलाश थी वो अब आ चुका था। इजराइल ने अगले दिन से ही साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर की कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट की इस सिचुएशन को मजीद खराब होने से पहले लड़ाई को खत्म करने के लिए भी भरपूर कोशिश की है और कई कंट्रीज ने इजराइल को काफी क्रिटिसाइज भी किया है। मदद की बात की जाए तो दुनिया भर से गाजा के लिए बहुत एड भी अनाउंस की गई। सिर्फ यूएस की बात करें तो 30 सितंबर 2024 रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में फलस्तीनियों के लिए $300 मिलियन की एड का ऐलान किया। 7 मार्च 2024 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गाजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान किया और इसी साल 27 फेब को यूएस एड ने $53 मिलियन की फौरी इमदाद का ऐलान भी किया। इस तरह के अनगिनत ऐलानात हमें मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स पर मिलते हैं, लेकिन जहां दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं इजराइल उतना ज्यादा इन हमलों में शिद्दत लेके आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि चारों तरफ अरब कंट्रीज से घेरा हुआ छोटा सा इजराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा। इस मामले को पिछले 1 साल में 3 मरतबा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अलग अलग कंट्रीज के नुमाइंदे हिस्सा लेते हैं और किसी भी मसले का वोटिंग के जरिए फैसला किया जाता है और ये फैसला फिर अगली कंट्री को मानना ही पड़ता है। लेकिन तीनों मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में जब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ तो अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। जी हाँ, वही अमेरिका जिसने गाजा के लिए करोड़ों डॉलर्स की एड का ऐलान किया था। जून 2024 में तो अमेरिका ने खुद एक सीज फायर का एग्रीमेंट फाइल किया था जो सिक्योरिटी काउंसिल में पास भी हो गया, लेकिन उसको भी बाद में वीटो कर दिया गया। एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि जंग किसी के हक में नहीं है, तो दूसरी तरफ यूएन में वीटो पावर्स का इस्तेमाल भी अमेरिका ने ही किया। ना सिर्फ इतना बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 और 2023 के बीच इजराइल ने जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए उनमें से 69% अमेरिका से मंगाए गए। और तो और अमेरिका की तरफ से हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड भी दी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अमेरिका गाजा पर हमले रोकने की बात तो करता है, दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट भी करता है। यही वजह है कि जंग कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में कोई भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। पर यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। इस सवाल के जवाब की कड़ियाँ रिलीजन से जाकर मिलती हैं। यूएस के व्हीटन कॉलेज की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन करीब 35 से 40% लोग ऐसे हैं जो बाइबल पर पूरा यकीन रखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इनमें से काफी सारे लोगों का मानना है कि इजराइल का बनना बाइबल के ऐन मुताबिक है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इजराइल की प्रोटेक्शन और यहूदियों के लिए आवाज उठाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कूफी कहा जाता है, यानी क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मिलियन मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिकन पॉलिटिक्स के काफी बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिश्चियंस के इस ग्रुप को ज़ायोनिस्ट भी कहा जाता है। याद रखें कि क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन है और ज्यूइश एक अलग, जबकि ज़ायोनिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इजराइल के हक में काम करती है। सबसे अहम बात, ये जरूरी नहीं कि हर ज्यू या हर क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट हो। ज़ायोनिस्ट्स का ये ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता है, इसके लिए एक अलग कमेटी है जिसको एपेक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लॉबिंग कमेटी है जो अमेरिकन कांग्रेस में जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है। यूएस कांग्रेस में ही सारे फैसले किए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, बजट अप्रूव होते हैं और जंगें भी मुसल्लत की जाती हैं। यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ये तमाम फैसले वोटिंग के जरिए करते हैं। अब अगर कोई एक बड़ा ग्रुप यूएस कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स को खरीद ले और उनसे कहे कि फलां फलां रेजोल्यूशन में वोटिंग उनके हक में देनी है, तो इसको कहते हैं लॉबिंग करना। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका में लॉबिंग करना बिल्कुल लीगल है।
لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. جو لابنگ کر رہا ہے اس کو یہ تمام ڈیٹیلز پبلک رکھنی ہے اور انڈر دی ٹیبل کسی بھی کانگریس کے ممبرز کو پیسے نہیں دینے، یعنی جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا. ایپیک کی ویب سائٹ پہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ گروپ امریکن گورنمنٹ میں اسرائیلی پالیسیز لاگو کروانے کے لیے لابی کرتا ہے. نہ صرف اتنا بلکہ وہ کینڈیڈیٹس جو یو ایس جنرل الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ان کو ایپیک کی سپورٹ حاصل تھی، ان میں سے 98% الیکشن جیت گئے. ان کینڈیڈیٹس کو $40 ملین بھی دیے گئے. یہ گروپ نہ صرف امریکن پالیٹکس میں اسرائیل پسند پالیسیز لاگو کرواتا ہے بلکہ جو اسرائیل کے خلاف ہیں ان کو ہرانے کا کام بھی کرتا ہے. ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے 24 ایسے کینڈیڈیٹس کو بھی ہروایا جو پرو اسرائیل پالیسیز کے خلاف تھے. ایپیک کی اسرائیل کے لیے سپورٹ اب کافی بھیانک شکل اختیار کرنے لگی ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ اسرائیل کی بمبنگز اور غزہ میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں ایک کیس فائل کیا. یہ کورٹ یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہے لیکن یہ امریکہ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہے. 24 اپریل 2024 کو ICC کے چیف پروزیکیوٹر اسد کریم خان کو 12 US سینیٹرز کی طرف سے ایک دھمکی آمیز لیٹر ریسیو ہوتا ہے جس میں لکھا تھا کہ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ ICC اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اور دوسرے اسرائیلی لیڈرز کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز نکالنے والا ہے. اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یعنی US آپ کے ادارے کے خلاف بدترین سینکشنز لگائیں گے. آپ کی اور آپ کی فیملی کے US وزٹس پر بھی پابندی لگا دیں گے. اس لیٹر میں صاف صاف لکھا تھا if you target Israel we will target you. اور آخر میں لیٹر کے اینڈ میں مینشن کیا گیا You have been warned. اس لیٹر کے ساتھ ان 12 US سینیٹرز کے نام اور سگنیچرز بھی اٹیچڈ تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایپیک کی ویب سائٹ پر ان تمام سینیٹرز کی لسٹ موجود ہے جو پرو اسرائیلی کینڈیڈیٹس ہیں اور جن کے لیے فنڈنگ جمع کی جا رہی ہے. اور ICC کے چیف پروزیکیوٹر کو دھمکی آمیز لیٹر لکھنے والے سینیٹرز کے نام بھی اسی لسٹ میں کھلم کھلا لکھے ہیں. پر کہانی ابھی بھی باقی ہے. بانڈز کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا. یہ زیادہ تر گورنمنٹس ایشو کرتی ہیں انویسٹر سے پیسہ جمع کرنے کے لیے اور بدلے میں بانڈ خریدنے والے کو سالانہ پروفٹ دیا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو لون کی صورت میں پیسے مل جاتے ہیں اور جب بھی بانڈ واپس کرنا ہو تو گورنمنٹ وہ واپس خرید بھی لیتی ہے. اب آتے ہیں اصل اسٹوری پہ. دی گارڈین کی ایک اسٹوری کے مطابق اگست 2023 میں اسرائیلی بانڈز کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے امریکہ میں اوہایو اسٹیٹ ٹریجرر کو ای میل کر کے کہا کہ کیا وہ $5 ملین کے اسرائیلی بانڈ خریدیں گے. نارملی کسی بھی گورنمنٹ ادارے کو کوئی چیز بیچنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز اور الگ الگ لوگوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ اگلے 40 منٹوں میں ہی ٹریجرر آفس نے اسرائیلی بانڈز کی پرچیز اپروو کر دی. بعد میں معلوم پڑا کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد مختلف US اسٹیٹس اور میونسپیلٹیز نے کم سے کم $1.7 بلین کے اسرائیلی بانڈز خریدے ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سب سے آخری ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی سپورٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور US کے بیچ پچھلی کئی دہائیوں سے مسئلے چلتے آ رہے ہیں. افغانستان میں 20 سالہ امریکن قبضہ ہو یا عراق میں ہونے والی جنگ، امریکہ کو مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ایک وفادار پارٹنر کی ضرورت ہے اور یہ پارٹنرشپ اسرائیل کے علاوہ کون نبھا سکتا ہے. حالانکہ مڈل ایسٹ میں جنگ ختم کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. عرب کنٹریز چاہتی ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی اسٹیٹ دی جائے لیکن اسرائیل کو 2 اسٹیٹ سولوشن کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے. آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.